नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाजी मुज़ाहरा 55वें दिन भी जारी रहा। किसान तंजीमें 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए पुरज़्म है, जबकि मरकज़ की मोदी हुकूमत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट यौम जमहूरिया के मौके पर कोई भी मार्च या परेड करने से किसान मुजाहिरीन को रोके। इस सिलसिले में आज समाज शुरू हुई, लेकिन अदालत उज़्मा ने हुकूमत को फटकार लगाते हुए समाज चारशंबे के रोज़ यानी 20 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। आज समाज के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में किसे दाखिल होना है और किसे नहीं, इस सिलसिले में हुकूमत को फैसला लेना चाहिए। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने मरकजी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल से सख्त लहजे में पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत को ये बताने की ज़रूरत है कि आपके पास कानून के तहत ताकत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मामला पुलिस का है, हम इस पर फैसला नहीं लेंगे। हम फिलहाल मामला मुलतवी कर रहे हैं और अब इस मामले की समाअत परसों होगी। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े आज 2 अलग जजों के साथ बैठे थे, इसलिए उन्होंने वाजे किया कि हम समाअत उसी बेंच में करेंगे जिसने इस मामले में पहले समाअत की। अलावा अजीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी मुदाखलत को गलत समझा गया है। अदालत उज़्मा के जरिए किसानों को दिल्ली में दाखिल होने जैसे मामलों पर इंतजामिया को फैसला लेने के लिए कहे जाने पर किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई समाअत को कुछ किसान लीडर अपनी फतेह करार दे रहे हैं। किसान लीडर सतनाम सिंह पन्नू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक्टर रैली के मामले में मुदाखलत न करना किसानों की जीत है। पुलिस और मरकजी हुकूमत इस मसले पर किसानों से बात करें, हम पुरअमन तरीके से अपनी रैली निकालेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपनी रैली से यौम जमहूरिया की परेड को मुतासिर नहीं करेंगे, हम अलग इलाके में अपनी रैली निकालेंगे। अगर पुलिस रोकती है तो भी हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अदालत के इस बयान पर भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, अच्छी बात है, निज़ाम कानून पुलिस की है जिम्मेदारी। वैसे भी हम कह चुके हैं कि आउटर रिंग रोड पर परेड करेंगे, पुलिस आए, बात करे और रास्ता दे। राकेश टिकैत ने मजीद कहा कि यौम जमहूरिया पर तकरीब मुनक़िद करने से मुल्क के शहरी को आईनी इदारा या पुलिस नहीं रोक सकती। हम झगड़ा करने थोड़ी ही जा रहे हैं, हम दिल्ली में जमहूरियत का जश्न मनाएंगे। पहले हम उसे खेत और गांव में मनाते थे, क्योंकि हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में ही मनाएंगे। वो आगे कहते हैं कि हम देखना चाहेंगे कि हम मुहिब्बे वतन हैं या हमें रोकने वाले गद्दार वतन। वाज़ेह रहे कि ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगवाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अगर है कलम चलाने वाले योद्धा है मेरे नौजवान साथियों, ये लड़ाई मात्र किसानों की नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम की लड़ाई है। अगर आज ये आंदोलन बैकफुट पे आ गया तो हिंदुस्तान में फिर ऐसा आंदोलन नहीं होगा और सरकार तुम पे जुल्म करेगा और तुम उसके गुलाम हो जाओगे। कि अंग्रेज के समय में भी जब अंग्रेज का जुल्म बढ़ा तो कोई धन्ना सेठ का बेटा जाकर के शहादत देने का काम नहीं किया। अरे आज भी हमारे दिल में शहीद आजम भगत सिंह बसते हैं, आज भी हमारे दिल में चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला और बिस्मिल्लाह खां बसते हैं। इसीलिए उनके महफिल में जो खलबली मची हुई है कि ये लोग न जाने क्या कर बैठेंगे। इनको मैं कहना चाहता हूं कि वो भी भगत सिंह किसान के बेटा थे। जब देश को जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, शिकार करने का काम किया। उस चाइना के साथ हम किसानों से लोहा लेकर के और 30,000 करोड़ की मूर्ति बनाने का काम करता है। ऐसा क्या है इस सरकार में? इस सरकार ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई भी वर्ग आकर यह कह दे कि मैं खुश हूं। सिवावर मोहे देहु सिवावर मोहे शुभ कर्मण ते कबहू न टरो, हर सु जाय लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। कोर्ट के फैसले का क्या निशाना पड़ रहा है, इसको हम और आप समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी कोर्ट सरकार के खिलाफ अपना बयान दर्ज करता है, रातों रात उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का स्वार्थ छुपा है और सिर्फ इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है जिसको किसान स्वीकार नहीं कर रहा है। जीत हमारी इसलिए क्योंकि संघर्ष हम कर रहे हैं। हमारे संघर्ष को न्यायपालिका कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड हम नहीं कह सकते क्योंकि न्यायपालिका है हमारा वो, लेकिन न्यायपालिका को हमारे दर्द को
वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हुकूमत ने बहुत मेहनत से नए ज़रई असलाहत क़वानीन बनाए हैं। हुकूमत की असलाहत किसानों के लिए बहुत मददगार साबित होंगी और वो उनके मियारे ज़िंदगी को बुलंद करेंगे। तोमर ने यह बात नेशनल कॉन्फ्रेंस बराए ज़रई असलाहत के जरिए नेशनल कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम में कही। तोमर ने बताया कि ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। जब भी मुल्क को किसी बहरान का सामना करना पड़ा है तब देहात की रिवायात और मईशत ने अपनी ताकत कायम की है। कोविड बहरान में हुकूमत ने दूरअंदेशी का मुजाहरा किया और इस अरसे में मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क की हमाजहत तरक्की के लिए आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। बड़े और छोटे किसानों की सूरत हाल मुख्तलिफ है। यही वजह है कि हुकूमत ने छोटे काश्तकारों को सरकारी स्कीमों, सब्सिडियों, MSP, टेक्नोलॉजी, मार्केट रवाबित वगैरह के फ़वाइद देने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों में किसान की माली हालत सुधारने के लिए और कृषि को मुनाफे में लाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का सृजन किया गया है। हम लोगों ने MSP को भी 1.5 गुना किया और PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसानों को देने का प्रावधान किया गया, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो, किसानी का क्षेत्र फायदे का क्षेत्र बने, नए नौजवान भी किसानी की ओर आकर्षित हो सकें, किसान महंगी फसलों की ओर जा पाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए और इसके लिए 2 नए बिल और 1 बिल में संशोधन, ऐसे 3 नए कानून एक तौर से बनाए गए हैं। कुछ राज्यों में इन कानूनों से किसानों को आपत्ति है। जो किसान आंदोलन पर हैं उनसे 9 चरण हम लोगों ने चर्चा की है और मैंने हमेशा ये कहा है कि किसान यूनियन के लोग प्रावधान पर चर्चा करें और जिस प्रावधान से किसान को तकलीफ है उस प्रावधान पर विचार करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है और करना चाहती है, लेकिन यूनियन की तरफ से प्रावधान पर चर्चा नहीं हो पा रही है, इसलिए गतिरोध कायम है। कल फिर बैठक है और मुझे आशा है कि किसान कल विकल्पों पर चर्चा करेंगे तो समाधान का रास्ता निकल सके। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत को किसानों की कोई फिक्र नहीं है और वो उनका सरमाया अपने सनतकार दोस्तों में तकसीम कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत, जिसने अपने सूट बूट वाले दोस्तों के 8,75,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, किसानों की पूंजी खत्म करने में मसरूफ है। इसके साथ ही उन्होंने एक आदाद शुमार भी पेश किया जिसके मुताबिक 2014 से अब तक हुकूमत ने सरमायादारों को बहुत बड़ी रकम दी है। उन्होंने कहा कि 2014 में 60,000 करोड़ सरमायादारों में तकसीम की गई। ये रकम हर साल बढ़ती गई और 2019 में सरमायादारों को 237,000 करोड़ से ज्यादा रकम दी गई। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मुतालिक मामले में मुंबई पुलिस की शबिया को खराब करने वाले रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की कवरेज आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने बादिउन नजर में तौहीन आमेज करार दिया। ताहम इस ज़िमन में किसी भी कार्रवाई से इज्तनाब करते हुए अदालत ने वाज़ेह किया कि मुस्तकबिल में की जाने वाली तहकीकात की रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत केस की मौत से मुतालिक रिपोर्ट्स के तनाजुर में मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर अवामी मफादात की दरखास्तों की समाअत के बाद 6 नवंबर 2020 को अपना फैसला महफूज कर लिया था। आज इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस GS कुलकर्णी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मुशाहिदा किया कि मीडिया को मुजरिमाना तफ्तीश से मुतालिक मुबाहिसों से गुरेज करना चाहिए और अवामी मफाद में ऐसे मामलात में सिर्फ मालूमाती रिपोर्ट्स तक ही महदूद रहना चाहिए। अदालत ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की कवरेज को बादिउन नज़र में तौहीन आमेज करार दिया। तहम बेंच ने न्यूज़ चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से गुरेज किया। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इस मामले की समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल के अमल पर तशवीश का इजहार किया
और मीडिया से कहा कि वो अपनी हुदूद को अबूर ना करें और इशारा किया कि वो गाइडलाइंस और हिदायतनामा मुरत्तब करेगा। वाज़ेह है कि बेंच ने रिपब्लिक टीवी की नुमाइंदगी करने वाले वकीलों से कहा था कि अगर आप ही तफ्तीशी ऑफिसर, इस्तिगासा और जज बन जाते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा, हम यहाँ क्यों हैं। और आवाम से ये पूछना कि किसको गिरफ्तार किया जाए, क्या ये तहकीकाती सहाफ़त है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत में मीडिया ट्रायल केस में रिपब्लिक टीवी के वकील एडवोकेट मालविका त्रिवेदी से पूछा था कि क्या ये तहकीकाती सहाफ़त का हिस्सा है। आवाम से इनके बारे में राय पूछना कि कौन गिरफ्तार किया जाए। महाराष्ट्र के सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी सीपीडीओ मुंबई और मध्य प्रदेश के जिले मंदसौर में खेड़ा रोड वाकई पोल्ट्री में एवियन फ्लू के केसेस की तस्दीक हुई है। सरकारी जराये ने बताया कि मध्य प्रदेश के अजला पीन्ना, सांची रायसेन, बालाघाट के कुओं और शिवपुर और मंदसौर, छत्तीसगढ़ के अजला बस्तर और दंतेवाड़ा, उत्तराखंड के हरिद्वार और लेंसडाउन फॉरेस्ट रेंज के कौवों के नमूनों में एवियन फ्लू की तस्दीक हुई है। दिल्ली में रोहिणी से लिए गए बगुले के नमूने एवियन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में आरआरटी तैनात कर दी गई है और सीपीडीओ मुंबई समेत तमाम मुतासरा मराकज में मुर्गियों को मारने का अमल जारी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आरआरटी तैनात कर दी गई है। हरियाणा के अहम मराकज में मुर्गियों की हलाकत का काम जारी है। इतवार को राजस्थान और गुजरात से लिए गए नमूने जांच में एआई के लिए नेगेटिव पाए गए। मुल्क के मुतासरा इलाकों में हालात की निगरानी के लिए बनाई गई सेंट्रल टीम्स मुतासरा मुकामात का दौरा और वबा का मुताला कर रही है। रियासतों से पोल्ट्री और पोल्ट्री मसनूआत पर पाबंदी लगाने से वाबस्ता फैसलों पर नजरसानी करने और गैर मुतासरा इलाकों या रियासतों से आने वाली पोल्ट्री मसनूआत को फरोख्त करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की गई है। अच्छी तरह से पकाया गया चिकन और अंडों का खाना इंसान के लिए महफूज है। वहीं सारिफीन को ऐसी बेबुनियाद अफवाहों को हवा नहीं देनी चाहिए जो गैर साइंसी हों और जिनसे गलत फहमियों के हालात पैदा होते हों। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की इक़्तिसादी राजधानी अहमदाबाद को सियासी राजधानी गांधीनगर से जोड़ने वाले अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2 और हीरानगरी सूरत के मेट्रो प्रोजेक्ट का नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन किया। 5,384 करोड़ रुपए की लागत वाले 28.25 किलोमीटर तवील अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के फेज 2 यानी दूसरे मरहले को मार्च 2024 तक मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। इसके तहत 2 कॉरिडोर होंगे। पहला 22.8 किलोमीटर तवील होगा और यह अहमदाबाद में वाक़ दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम से गांधीनगर के महात्मा मंदिर को जोड़ेगा। दूसरा 5.4 किलोमीटर तवील होगा और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी GNLO को हिंदुस्तान के पहले बैनुल अक़वामी मालियाती खिदमात के मरकज IFSC गिफ्ट सिटी से जोड़ेगा। सूरत में मेट्रो इन शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी। कल ही केवड़िया के लिए नए रेल मार्ग और नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। अहमदाबाद से भी आधुनिक जनशताब्दी एक्सप्रेस अब केवड़िया तक जाएगी। इस शुभारंभ के लिए मैं गुजरात के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहनों, आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का या तो लोकार्पण किया गया है या फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। साथियों, अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात की और भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने वाले शहर हैं। मुझे याद है
जब अहमदाबाद में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो वो कितना अद्भुत पल था। लोग छत पे धावे पर खड़े थे, लोगों को चेहरों पर जो खुशी थी वो शायद ही कोई भूल पाएगा। मैं ये भी देख रहा हूं कि अहमदाबाद के सपनों ने, यहां की पहचान ने कैसे खुद को मेट्रो से जोड़ लिया है। अब आज से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण। वेस्ट बंगाल में असेंबली इंतखाबात से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। तीखी बयानबाजी के बाद आगे रहने की होड़ अब पुरतशद्दुद होने लगी है। ताजा मामला कोलकाता का है। यहां पीर के रोज बीजेपी के रोड शो पर पथराव हुआ। इस रोड शो में मरकजी वजीर देबश्री चौधरी, बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष और टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी शामिल थे। इस वाकये के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस रैली के लिए पुलिस की इजाजत ली गई थी, इसके बावजूद कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी क्योंकि वेस्ट बंगाल के लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं। बीजेपी कायदीन ने हमले का इल्जाम तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों पर लगाया। बताया जाता है कि इस दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनों में झड़प भी हुई। टीएमसी की खातून टीएमसी की महिला विंग ने बीजेपी कायदीन को काले झंडे भी दिखाए। इससे पहले वेस्ट बंगाल दौरे पर गए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर बीते 10 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस के हामियों ने पथराव किया था। इसमें बंगाल के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय समेत पार्टी के कुछ कायदीन जख्मी हुए थे। इससे कुछ देर पहले वजीर आला ममता बनर्जी ने पीर के रोज आइंदा इंतखाबात में उसी नंदीग्राम असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, जहां से 2016 में उनके खास रहे शुभेंदु अधिकारी इलेक्शन जीते थे। रजनीकांत के इंतखाबी सियासत से दूर रहने के फैसले के बाद अब उनकी तंजीम रजनी मक्कल मंदरम आरएमएम ने अपने अराकीन से कहा कि वो चाहें तो आरएमएम छोड़कर किसी दूसरी सियासी पार्टी में जा सकते हैं। आरएमएम कायद वीएम सुधाकर की तरफ से पीर के रोज एक बयान जारी किया गया। साथ ही कहा कि जो लोग आरएमएम से इस्तीफा दे रहे हैं उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो रजनीकांत के फैन हैं। इससे पहले आरएमएम के कई जिला के सुदूर और दीगर कायदीन डीएमके में शामिल हो गए थे। बिहार काउंसिल की 2 सीटों पर हो रहे ज़मीनी इंतखाबात के लिए आज कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए के उम्मीदवार सैयद शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने अपना पर्चा दाखिल किया। हुसैन और सहनी ने वजीर आला नीतीश कुमार की मौजूदगी में पटना के डिविजनल कमिश्नर के सामने अपने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। वजीर आला नीतीश कुमार के अलावा पर्चे नामजदगी के वक्त नायब वजीर आला तारक शोर प्रसाद, नायब वजीर आला रेणु देवी, भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर संजय जायसवाल समेत बिहार के दीगर वुज़रा, अराकीन असेंबली, अराकीन काउंसिल और दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। वजीर आला नीतीश कुमार ने पर्चे नामजदगी के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए की चारों हलीफ जमातें मिलजुल कर काम कर रही हैं। सभी जमातें मुत्तहिद होकर हुकूमत का ताउन कर रही हैं। बिहार काउंसिल के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी को एनडीए उम्मीदवार बनाया गया है। इसके लिए उन्हें खुसूसी तौर पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। नीतीश कुमार ने कहा कि हम सब मुत्तहिद होकर आइंदा का कामकाज करते रहेंगे। अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना से सबसे मुतासिरा मुल्कों में से एक ब्राजील ने 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी है। वहां की हेल्थ रेगुलेटरी ने इतवार के रोज एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड और चीनी कंपनी सिनोवैक के कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। ब्राजील में अब तक कोरोना से 84,88,000 लोग मुतासिर हो चुके हैं। 74,11,000 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं और 2,09,000 लोगों की जान भी गई है। वहीं अमेरिका में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। वहां अब तक 4,07,202 लोग वबा की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दुनिया भर में मुतासरीन का आंकड़ा अगर हम देखें तो ये 2,44,80,000 से ज़्यादा हो चुका है। 1,44,28,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 96 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। नॉर्वे में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 29 लोगों की मौत हो चुकी है। उनकी उम्र 75 साल या उससे ज़ायद थी।
इससे ये बहस शुरू हो गई है कि क्या दुनिया भर में बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने के प्लान को बदलना होगा। क्या फाइजर की वैक्सीन का इस्तेमाल बुजुर्गों के लिए जानलेवा है? क्या और भी मुल्कों में इस तरह के मामले सामने आए हैं? नॉर्वे में 27 दिसंबर को वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहां सिर्फ फाइजर की mRNA वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। इसका ही इस्तेमाल बुजुर्गों पर हो रहा है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप समेत कई मुल्क कर रहे हैं। वहां भी संगीन साइड इफेक्ट सामने आए हैं। वैक्सीनेशन के बाद के शुरुआती दिनों में 23 बुजुर्गों की मौत हुई थी, जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा थी। हफ्ते के रोज 6 अमवात और हुई हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि 75 साल के बुजुर्ग भी डेंजर जोन में हैं। इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नॉर्वे की मेडिसिन एजेंसी के मुताबिक ज्यादातर लोगों की मौत वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से हुई। मरने वालों में से 13 लोगों की मौत की जांच हो गई है। 16 दीगर अमवात की जांच हो रही है। जिन लोगों की मौत हुई उनमें ज्यादातर को शदीद तरीके के बेसिक डिसऑर्डर थे। ज्यादातर लोगों में उल्टी, बुखार, इंजेक्शन की जगह पर रिएक्शन और उनकी पुराने जो मसाइल है उसके बढ़ने पर साइड इफेक्ट्स दिखे। नॉर्वे के इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ NIPH के मुताबिक जिन लोगों का जिंदगी बची है उनके लिए वैक्सीन का बहुत कम या बिल्कुल ही फायदा नहीं हो सकता। जिन लोगों को सीरियस डिसऑर्डर है उनके लिए माइल्ड साइड इफेक्ट भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। नॉर्वे में इस्तेमाल हो रही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने कहा कि वो जर्मन कंपनी BioNTech के साथ इन अमवात की जांच कर रही है। वैसे अब तक जो सामने आया है उसमें कुछ भी नया नहीं है। NIPH ने भी अपनी जांच में पाया कि वैक्सीनेशन के दौरान इस तरह की अमवात कॉमन नहीं है। इसी वजह से उसने नौजवानों और सेहतमंद लोगों के लिए वैक्सीनेशन को जारी रखा है। इस्राइल में फाइजर कंपनी की कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाने के बाद कम से कम 13 अफराद के चेहरे में हल्के लकवे की इत्तलात मौसूल हुई हैं। वजारत सेहत के अहदेदारों ने यह इत्तला दी। वाईनेट के मुताबिक डॉक्टरों का अंदाजा है कि इस तरह के मामलात में इजाफा हो सकता है और उन्होंने इस तरह के मुज़िर असरात के पेश नज़र इस वैक्सीन की दूसरी डोज को लगाए जाने पर शुबे का इजहार किया। इत्तलात के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा कि अगर उन लोगों की हालत बेहतर होती है तो इसके बाद ही उन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। गुज़िश्ता साल नवंबर में इस्राइली हुकूमत ने 80 लाख कोरोना वैक्सीन डोज के लिए फाइजर और BioNTech के साथ माहिदा किया था और जब से मुल्क में कोरोना के टीके लगाए गए हैं तब से अब तक 20 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना वैक्सीन के बाद 2 बुजुर्ग इस्राइली हलाक हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने इतला दी है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद 96 अफराद शदीद पेचीदगियों के शिकार हो गए हैं और 24 अफराद मुस्तकिल तौर पर माजूरी के शिकार हो गए हैं। इसके अलावा 225 अफराद को अस्पतालों में दाखिल होना पड़ा और 1388 अफराद को हंगामी हेल्थ खिदमात की जरूरत पड़ी। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के नए मामलों के मुकाबले में सेहतमंद होने वाले लोगों की तादाद मुसलसिल बढ़ते हुए 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की शरह कम होकर 1.97 यानी 1.97% रह गई। पीर की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 13,778 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 5 लाख 71 हजार हो गई। इस अरसे के दौरान 14,457 मरीज सेहतमंद हुए, जिससे सेहतमंद होने वाले अफराद की तादाद 1 करोड़ 2,11,342 रह गई और एक्टिव मामले 814 कम होकर 2,08,000 रह गए। इसी अरसे के दौरान 145 मरीज फौत हुए और अमवात की तादाद 1,52,419 हो गई। मुल्क में रिकवरी रेट 96.59% है, जबकि अमवात की शरह यानी फर्टिलिटी रेट 1.44% है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीर के रोज कहा कि मुल्क में एक दिन में रिकॉर्ड तादाद में टीकाकारी की गई, जो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस से कहीं ज्यादा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि एक और रिकॉर्ड कौमी सतह टीकाकारी की मुहिम के पहले दिन दीगर ममालिक के मुकाबले सबसे बड़ी तादाद में अवाम को टीके लगाए गए। उन्होंने कहा कि 6 रियासतों में दूसरे दिन 17,072 अफराद की टीकाकारी की गई और अब तक 2,24,000 से ज्यादा अफराद को टीका लगाया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला अस्पताल के एक वार्ड बॉय महिपाल सिंह, जिनकी उम्र 46 साल थी, कोरोना वैक्सीन लगाने के 24 घंटे बाद अचानक हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अफराद खानदान का इल्जाम है कि कोविड-19 से बचाव के लिए अस्पताल में हफ्ते के रोज वैक्सीन लगी थी। उसके बाद ही महिपाल की हालत बिगड़ी और मौत हो गई। हालांकि चीफ मेडिकल ऑफिसर MC गर्ग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए मरने वाले फर्द के जो रिश्तेदार हैं उनके दावों को खारिज किया। उनका कहना है कि कोविड वैक्सीन के टीकाकारी की वजह से किसी की मौत मुमकिन नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिपाल की मौत हार्ट अटैक से हुई है। 16 जनवरी को पूरे मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन की टीकाकारी की शुरुआत हुई थी। मुरादाबाद जिले अस्पताल में भी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन का टीका लगाया गया था। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय महिपाल सिंह ने भी 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद बेटे को अस्पताल बुलाकर महिपाल घर वापस चला गया। उसी रात में इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी भी की थी। इतवार को ड्यूटी से घर वापस आने के बाद अचानक महिपाल की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद महिपाल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया था। घर वालों का कहना है कि वैक्सीन की वजह से ही महिपाल की हालत बिगड़ी और मौत हो गई। तेलंगाना में कोविड-19 के 206 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,91,872 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,579 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 346 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,86,244 हो गई। रियासत में एक्टिव मामलात की तादाद 4,049 है, जिनमें 2,281 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,893 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 19,350 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहसीत मजमूई 74,83,580 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC के हुदूद में 45 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और शरदुल ठाकुर की खतरनाक गेंदबाजी से हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे और आखिरी टेस्ट के चौथे दिन यानी पीर के रोज दूसरी इनिंग्स में 294 रन पर समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया को कुल 327 रन की सबकत हासिल हुई और उसने फैसला कुन मैच में हिंदुस्तान के सामने जीत के लिए 328 रन का इंतहाई मुश्किल हदफ दिया। हिंदुस्तान ने हदफ का ताक़ुब करते हुए अपनी इनिंग्स का आगाज किया और 1.5 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए 4 रन बनाए थे कि बारिश की वजह से दिन का बाकी खेल खत्म करना पड़ा। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जा रहे चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स 294 रन पर सिमट गई और इसमें अहम किरदार हिंदुस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का रहा, जिन्होंने 19.5 ओवर्स में महज 73 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। ब्रिस्बेन टेस्ट मोहम्मद सिराज का तीसरा टेस्ट है और इतनी जल्दी एक इनिंग में 5 विकेट हासिल करने का कारनामा अंजाम देकर मोहम्मद सिराज जज्बाती हो गए और अपने मरहूम वालिद को याद किया, जिनका गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हो गया था और ऑस्ट्रेलिया दौरा छोड़कर सिराज वतन वापस नहीं लौट पाए। मोहम्मद सिराज की इस कारकर्दगी को इंतहाई अहम इसलिए भी ठहराया जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता 2 टेस्ट मैचों से उन्हें लगातार ऑस्ट्रेलियाई शायकीन की बदजुबानी का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद मोहम्मद सिराज ने अपने खेल को मुतासिर होने नहीं दिया और चोट से नबरद आजमा हिंदुस्तानी टीम को मजबूती फराहम की। यही वजह है कि कई साबिक क्रिकेटर्स भी मोहम्मद सिराज की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यहाँ काबिल गौर है कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज के आखिरी और फैसलाकुन मैच में हैदराबादी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए आज जो 5 विकेटें हासिल की हैं वो इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि अब तक सिर्फ 4 हिंदुस्तानी गेंदबाज ही गाबा मैदान पर यह कारनामा अंजाम दे पाए हैं। सिराज से पहले गाबा स्टेडियम पर ES प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी, मदन लाल और जहीर खान ने 5 विकेटें हासिल की थी। वाज़ेह है कि मोहम्मद सिराज को हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के जख्मी होने के बाद टीम में शामिल किया गया था। मोहम्मद सिराज ने शमी की कमी पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की और काफ़ी हद तक उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।